वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने करैक्टरिस्टिक पैरामीटर्स को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोपगेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो हम इसको लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ waves on basis of medium, यानी कि मीडियम के रेफरेंस से वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं। ओके, सबसे पहले आप ये देखें कि व्हाट इज़ मीडियम। अगर हम मीडियम को डिफाइन करें यहाँ पे, मीडियम को हम डिफाइन कर सकते हैं अ मटेरियल थ्रू विच मैकेनिकल वेव, ये बाद में बताऊंगा कि मैं मैकेनिकल क्यों लिख रहा हूँ। मैकेनिकल वेव प्रोपगेट्स, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें से या जिसकी वजह से मैकेनिकल वेव जो है वो प्रोपगेट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ओके, तो ये सिंपल आपके पास मीडियम की डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो वेव होती हैं वो दो तरह की होती हैं। सबसे पहली टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिकल वेव्स। ओके, मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स को हम डिफाइन कर सकते हैं द वेव्स which require medium for their propagation from one point to another। ओके, तो वेव की पहली टाइप है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करने के लिए। अब ये वेव्स कौन सी हो सकती हैं? मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। यस, अगर मैं इसकी एग्जांपल डिस्कस करूँ यहाँ पे, यस, तो कौन कौन सी वेव्स होती हैं जिनको मटेरियल मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नंबर वन, आपको पता है कि साउंड वेव्स को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और साउंड वेव्स जो है वो एयर के थ्रू जो है वो क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। ऑलराइट, इसी तरह से दूसरी टाइप है रॉक वेव इन अ वाटर। अब आपको यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी वेव्स हैं जो कि वाटर में प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह से तीसरी जो है सिस्मिक वेव्स। ये जो आप सुनते हैं कि ज़लज़ला आया है या अर्थक्वेक आया है, वो बेसिकली सिस्मिक वेव्स की वजह से आती है। ठीक है, ये रॉक वेव इन अ वाटर जो है, इसका मतलब है कि आपने एक पाउंड ऑफ वाटर या एक तालाब है आपके पास, उसमें आपने रॉक को ड्रॉप किया, कोई पत्थर ड्रॉप किया आपने वहाँ पे, और वो जाके गिरा है, तो उसमें वाटर वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं। तो इसको हम कह सकते हैं रॉक वेव इन अ वाटर। बेसिकली ये वाटर वेव्स ही होती हैं। तो आपको पता है कि वाटर वेव्स के लिए ज़रूरी है कि वाटर का तो होना ज़रूरी है, तो वाटर इज़ अ सॉर्ट ऑफ मीडियम। तो मीडियम जो है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन कर सकते हैं और साथ उनकी एग्जांपल जो है वो लिख सकते हैं। ऑलराइट, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि साउंड वेव्स जो हैं वो एयर में प्रोड्यूस होती हैं और वो मूव करती हैं ड्यू टू
रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन, इनको प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है। इसी तरह से रॉक वेव जो है, दीज आर वाटर वेव्स। सीस्मिक वेव्स जो हैं ये दो तरह की होती हैं, इनको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सीस्मिक वेव्स की टाइप्स क्या होती हैं और सीस्मिक वेव्स जो हैं वो खुद क्या होती हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ मैकेनिकल वेव जो है वो डिस्कस कर ली। अब दूसरी टाइप ऑफ वेव है मीडियम के लिहाज से, उन्हें हम कहते हैं, नंबर 2 है हमारे पास, नंबर 2 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ये ऐसी वेव्स हैं, दीज वेव्स, या आप कह लें द वेव्स which do not require material medium for their propagation from one point to another। तो ऐसी वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने आपको पहले बताया था कि दीज आर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा है कि सन और अर्थ के दरमियान में कोई भी मटीरियल मीडियम मौजूद नहीं है, ना कोई सॉलिड मौजूद है, ना कोई गैस मौजूद है, ना ही कोई लिक्विड मौजूद है। तो वहाँ पे वैक्यूम जो है वो मौजूद है, यानी कि एब्सेंस ऑफ मटीरियल मीडियम इज़ नाउन एज वैक्यूम। अच्छा, अब वहाँ से सूरज से जो है वो ज़मीन तक रोशनी तो आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और बगैर किसी मीडियम के। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको किसी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने मीडियम को डिफ़ाइन किया था ऊपर, अगर आपको याद हो, तो मैंने वहाँ पे मैकेनिकल वेव लिखा था, तो मैंने वहाँ पे सिंपल वेव नहीं लिखा। उसकी रीज़न ये है कि कुछ वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है और कुछ को नहीं होती। तो मीडियम की स्पेसिफिकली ज़रूरत जो है वो मैकेनिकल वेव्स को होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स मेंशन किया था। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। अब साथ ही मैं इसकी एग्जांपल्स भी लिख सकता हूँ। इसकी एग्जांपल बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें से कुछ हम यहाँ कोट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले है आप कह लें कि एक्सरेज, ठीक है। इसी तरह से आपके पास गामा रेज होती हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। इसी तरह से आपके पास रेडियो वेव्स होती हैं। तो इसका एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। तो फॉर द टाइम बीइंग आप इतनी वेव्स को जो है वो याद कर लें एग्जांपल के तौर के लिए। ऑल राइट, तो ये हमने दो जो है वो टाइप्स को डिस्कस कर लिया है कि जब आप कहेंगे, अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ वेव्स को। अब टाइप्स ऑफ वेव्स किस बेसिस पे आपने इसको एक्सप्लेन करना है? तो अगर कहा जाए आपसे ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, अगर ये मेंशन किया जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। इसका क्वेश्चन आएगा, ब्रीफली describe the types of waves on the basis of medium। जी, अगर आपसे कहा जाएगा कि आपने टाइप्स ऑफ वेव्स को एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना कि अगर मीडियम के लिहाज से कहा जाएगा देन आप जो है वो एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इसी तरह से
अगर आपसे कहा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आती हैं। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि अक्सर जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखना है या फिर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मैंने बता दिया, अगर मीडियम मेंशन होगा तो आप मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनको लिखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ तक जो है वो हमने देख लिया है। सवाल किस तरह से आएगा, ये टाइप्स मैंने बता दी हैं आपको, साथ एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये मीडियम भी डिफाइन कर दिया मैंने, और टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ओके, अब मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। वेव पैरामीटर्स, वेव पैरामीटर अगर आप देखें, ये इससे अगला टॉपिक मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एक लेक्चर में कवर करूँ। उससे ये जो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन से जो अगला टॉपिक है, दैट आर वेव पैरामीटर्स। तो वेव पैरामीटर्स जो हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। ओके, सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज वेव साइकिल। अच्छा, फर्स्ट करें कि मेरे पास ये कोई पार्टिकल है, ये किसी मीडियम का पार्टिकल है। ऑल राइट, अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ से एक वेव आ रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एक पार्टिकल मौजूद है किसी मीडियम का और वेव आ रही है। ओके, जब ये वेव इसमें से गुजरेगी, तो आपको पता है कि हमारा पार्टिकल पहले जो है वो अपवर्ड मोशन करेगा, ठीक है। इस तरह से ये पहले अपवर्ड मोशन करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, मेन पोजीशन पे वापस आएगा। देन अगेन जो है ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, एंड देन ये क्या होगा, अगेन जो है ये वापस जाएगा इस तरह से। तो आपने देखा कि जब इसमें से वेव पास होगी तो ये क्या करेगा, ये पहले बिल्कुल सेंटर में था ऐसे, पहले ये ऊपर गया ऐसे, ठीक है, फिर ये नीचे आया है, फिर ये दूसरे एक्सट्रीम पे गया है, एंड अगेन ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया है। तो इसने जो पूरा साइकिल कवर किया है, उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, वेव साइकिल। तो इसका मतलब है जब भी मीडियम के पार्टिकल्स में से किसी भी पॉइंट में से किसी भी पार्टिकल में से जब वेव पास होती है तो वो एक साइक्लिक मोशन करता है। क्या करता है, साइक्लिक मोशन करता है, और मूव करके अपनी इनिशियल पॉइंट पे या अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं वेव साइकिल, ठीक है। और वेव साइकिल जो है जस्ट अ मिनट, मैं भी बताता हूँ आपको। ओके, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ अभी कि वेव साइकिल क्या होता है। यस, ये वेव करेक्टरिस्टिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि एज अ वेव पासिस अ गिवन पॉइंट अलॉन्ग इट्स पाथ, जब भी किसी पॉइंट में से ये पास होती है, दैट पॉइंट अंडरगोज साइक्लिक मोशन, तो वो एक साइक्लिक मोशन में चला जाता है। द पॉइंट इज डिस्प्लेस फर्स्ट इन वन डायरेक्शन, पहले ये एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, एंड देन इन द अदर डायरेक्शन, फिर ये वापस आता है और दूसरी डायरेक्शन यानी ट्रफ की तरफ जो है वो डिस्प्लेस होता है। फाइनली द पॉइंट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहले ये ऊपर गया है, देन ये नीचे गया है, और फिर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ गया, देयर बाय कंप्लीटिंग वन साइकिल। उसने क्या किया, अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो नंबर ऑफ वेव साइकिल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन, एज इट इज़ अ प्योर नंबर सो इट हैज़ नो यूनिट। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने वेव साइकिल को अभी समझा है, तो वेव साइकिल जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्योर नंबर। तो ये वेव साइकिल जो है ये एक प्योर नंबर है। तो आपको इस बात का पता है कि नंबर जो है उसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। ऑलराइट, इसी तरह से इसको रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ऑलराइट, वेव साइकिल की समझ आ गई आपको, ठीक है। अच्छा,
वेव साइकिल के बाद है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि अब अगर एक वेव साइकिल 1 सेकंड में गुजरा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 हर्ट्ज। अगर 2 वेव साइकिल जो हैं वो इस पॉइंट में से गुजरे हैं 1 सेकंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स passes through a point in unit time या in 1 सेकेंड कह लें आप, इसको हम क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक वेव साइकिल, ये कितने वेव साइकिल है, ये 1.5 है, ठीक है। अगर इसमें से 2 वेव साइकिल गुजरेंगे, जैसे मैं इसको रेज करके बना देता हूँ आपके लिए, आसान कर लेते हैं हम थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेव साइकिल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये अब दूसरा हो गया है और ये तीसरा हो गया है। तो अगर आप गौर करें तो ये 3 वेव साइकिल हैं। तो अगर 3 वेव साइकिल 1 सेकंड में इस पॉइंट में से गुजरेंगे तो ये 3 दफ़ा जो है वो साइक्लिक मोशन परफॉर्म करेगा 1 सेकंड में। तो इसका मतलब है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी 3 हर्ट्ज, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यस यहाँ देखें ज़रा बुक पे। The number of wave cycles passing through a some point in per unit time, per unit time का मतलब होता है 1 सेकेंड is called frequency, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट में से 1 सेकंड में कितने वेव साइकिल गुजर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ऊपर कैपिटल N लिखा हुआ है दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स, एंड दैट T इज टाइम। सो नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर यूनिट टाइम, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। कल आपने एक फार्मूला पढ़ा था दैट वाज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसी तरह से आप इस तरह भी फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको एनोटेट कर लेते हैं यहाँ पे। एक तो ये फार्मूला पढ़ लिया आपने कि नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर यूनिट टाइम। एक आपने कल पढ़ा था F इज इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल T, दैट वाज टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों फार्मूलों की मदद से फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहीं पे नीचे देखें ज़रा टाइम पीरियड। ओके, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव साइकिल टू पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। अब एक वेव साइकिल को उस पॉइंट में से गुजरने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे टाइम पीरियड। और ये देखें टाइम पीरियड को हमने कैसे डिफाइन किया है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। कल वाला फार्मूला जो है वो हमने यूज़ किया है। इसी तरह से आप वेव स्पीड भी डिफाइन कर सकते हैं, कितनी तेज़ी के साथ जो है वो वेव गुजर रही है। तो सिंपल वही फार्मूला स्पीड का, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव पर यूनिट टाइम, यानी जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, जितने टाइम में किया, उसको हम क्या कहेंगे वेव स्पीड। तो इस तरह से आप वेव स्पीड को भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखें कि अगर इसको मैं वहीं पे चलता हूँ बोर्ड पे आपको समझाने के लिए। ओके, तो मैंने आपको बताया कि वेव स्पीड क्या होती है। ज़रा गौर कीजिएगा, हम यहाँ से फार्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, सो वेव स्पीड। ओके, तो अभी आपने देखा है कि जो वेव स्पीड है दैट इज कवर डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, या इसको डेल्टा टी ही कह लें आप, बल्कि टी रहने दें, ठीक है, कवर डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, अगर आपकी वेव ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एक वेवलेंथ के बराबर है। आपकी वेव ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो अगर एक वेवलेंथ के बराबर है तो आप यहाँ पे डेल्टा डी की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे लैम्डा पुट कर देंगे, ठीक है। और अब एक वेवलेंथ के लिए जो टाइम होता है वो क्या होता है कैपिटल टी, तो स्मॉल टी को आप किससे रिप्लेस कर देंगे कैपिटल टी से। ऑलराइट, मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि आपने वेव स्पीड डिफाइन की। अब वेव स्पीड में आपने देखा कि अगर उसका कवर डिस्टेंस जो है वो 1 वेवलेंथ के बराबर है
तो इसका मतलब है उसका जो टाइम होगा वो 1 टाइम पीरियड होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक साइकिल की जो वेवलेंथ होती है वो लैम्डा होती है और उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 1 टाइम पीरियड होता है। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा v इक्वल्स डेल्टा डी की जगह पे क्या आएगा, लैम्डा, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल टी की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल टी। तो आपने ये बात पढ़ रखी है, आपको पता है कि ये 1 बाय जो t है दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जी मजनू, मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से, अगर आप गौर करें तो हमने वेव स्पीड को डिफाइन किया। वेव स्पीड की समझ आई आपको कि वेव जितना डिस्टेंस जितने टाइम में कवर कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, वेव स्पीड। फाइन। अच्छा, अब अगर उसने जो फासला कवर किया वो 1 वेवलेंथ है, ये बात समझ आई आपको कि अगर जो वेव ने फासला कवर किया है वो 1 वेवलेंथ है, इस बात की समझ आई आपको? ओके, अगर 1 वेवलेंथ फासला कवर किया है तो 1 वेवलेंथ को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 1 टाइम पीरियड होता है। इस बात की समझ आई आपको कि टाइम जो होता है 1 वेवलेंथ के लिए वो 1 टाइम पीरियड होता है। जी ओके, तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि कवर डिस्टेंस अगर हमारे पास 1 वेवलेंथ है तो टाइम जो है वो हमारे पास 1 टाइम पीरियड हो जाएगा। तो मैंने सिंपल क्या किया है, डेल्टा डी की जगह पे मैंने क्या पुट किया है, लैम्डा पुट किया है, और टी की जगह पे मैंने क्या पुट किया है, कैपिटल टी। इस बात की समझ आई आपको? मैंने सिंपल सब्स्टिट्यूशन की है जी। ओके, तो अब यहां तक आपको समझ आ गई है। अब इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? 1/t मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल मल्टीप्लाई होकर दोबारा से वही इक्वेशन बन जाएगी। ऑल राइट, तो अब यहाँ देखिए 1/t, जैसे मैंने यहाँ लिखा आपके लिए कि ये 1/t जो है यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, कल हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये 1/t की जगह मैं लिख सकता हूँ, यस, ये देखिए 1/t की जगह मैं f लिख सकता हूँ और साथ लैम्डा। मैंने सिंपल क्या किया है, 1/t की जगह पे f लिखा है जो कि फ्रीक्वेंसी है। जी यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा कैसे ड्राइव हुआ है? ओके, वेरी गुड। सो दिस इज वेव इक्वेशन। अब पूरे चैप्टर में आप ये इक्वेशन बार बार यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दिस v इज एक्चुअली स्पीड ऑफ, this v is actually speed of wave. Yes, this is speed of wave. Okay, this is frequency of wave. And this is wavelength, wavelength of wave. ठीक है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब ये जो स्पीड है ये किसी मैकेनिकल वेव के लिए हो सकती है, साउंड वेव की हो सकती है, क्योंकि वो 383 या 353 इसके अराउंड अबाउट्स की जो है, या 333 या 343 जो है वो ज़्यादा स्टैंडर्ड है, 343 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में, ठीक है। इसी तरह से सीस्मिक वेव्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, आपने इस बात को याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। यस, ये बात याद रखनी है कि मैकेनिकल वेव्स की जो स्पीड होती है बहुत स्लो होती है, यानी बहुत लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि द अल्टीमेट स्पीड लिमिट ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी इक्वेशन को ज़रा गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकता हूँ। इसी इक्वेशन को जो आपने यहाँ पे लिखी है v, जस्ट अ मिनट, ओके, ये जो आपने यहाँ पे लिखी है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है, ये वही इक्वेशन है जो हमने ड्राइव की है। अगर मैं इस v को
c पुट कर दूं। अब ये जो c है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और आपको इस बात का पता होगा कि ये स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। या अगर आपने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है तो 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है और ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ऑलराइट, तो मैंने सिंपल क्या करना है कि इस v को रिप्लेस करके मैंने c कर देना है। अब ये बन जाएगा फार्मूला c = f लैम्डा। अब ये जो फार्मूला बना है ये आप यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। और ये जो फार्मूला आपने ड्राइव किया है ये आप यूज़ करेंगे मैकेनिकल वेव्स की स्पीड के लिए। जी, ये बात क्लियर होगी आपको कि हम ये देखें, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स की स्पीड के लिए हम यूज़ करेंगे v = f लैम्डा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हम यूज़ करेंगे c = f लैम्डा। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो इंग्लिश की है। तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आपकी कोई मज़ीद क्यूरीज हैं तो आप यूट्यूब में जाके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।